नमस्कार, मैं राम गोपाल गार्गे और आप देख रहे हैं हरियाणा वार्ता टीवी। 10 साल का राज, 56 दिन का क्यों गिनवा रहे हैं सीएम और पीएम। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार जोरों पर है। इसी को लेकर आज कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली रखी गई थी। रैली में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज थी। भारी भीड़ ने दर्शाया कि प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज लोगों में अभी भी है। स्वागत है भाई, स्वागत। अगर इसे दूसरे शब्दों में क्रेज की जगह अगर मैं यूज करूं तो इसे विश्वास कहना ज्यादा सही होगा, या फिर वो कुछ खास अपने इस बड़े नेता से सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री से पहले कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्हें मिले 56 दिनों में उनके द्वारा किए गए 156 काम बताए जो उन्होंने किए। कि जहां आपने 56 इंच की छाती के साथ देश को मजबूत नेतृत्व दिया, वहीं हमारी सरकार ने मात्र 56 दिनों के भीतर हरियाणा के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले हमने किए हैं। प्रधानमंत्री के सामने शायद उनकी यह समय सीमा की व्यवस्था रही होगी, जो अपने 126 कामों में से 6 महत्वपूर्ण काम भी नहीं गिनवा सके, जो वहां उपस्थित लोगों के या भाजपा कार्यकर्ताओं के मानस पटल पर अंकित होता और वो उन्हें गिनवाकर लोगों से नायब सैनी के लिए या भाजपा के लिए तीसरा टर्म आम लोगों से मांग सकते, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने भी अपना संबोधन अपने 100 दिन के कार्य को करवाने पर ही किया। भाजपा सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूं। मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है। अभी मुझे मेरे संसद के साथी नवीन जी बता रहे थे कि आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लीजिए। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं। कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। मैंने कहा था कि भाजपा सरकार के 100 दिन बड़े फैसलों के होंगे। अभी 100 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए के नए काम शुरू करवा दिए हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घरों को भी मंजूर किया है। मैंने ये भी कहा था कि हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है और इन 100 दिनों के भीतर देश में 11 लाख से ज्यादा नई लखपति दीदियां बन चुकी है। और इनमें से सैकड़ों लखपति दीदियां ये मेरे हरियाणा में भी है। 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला हमने लिया है। 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। हरियाणा निवेश के मामले में
कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी सैकड़ों लखपति दीदियां बन चुकी हैं, लेकिन सैकड़ों में एग्जैक्ट संख्या अगर उन्होंने बताई होती तो ज़्यादा सही होता। शायद मुख्यमंत्री सैनी के अधिकारी मुख्यमंत्री तक वह आंकड़ा नहीं पहुंचा पाए होंगे, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना का विस्तार किया। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब 70 वर्ष की उम्र के मरीजों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा, वो चाहे किसी कैटेगरी के हो। किसी कैटेगरी का उनसे मत उन्होंने खुल के बताया इस बारे में। उन्होंने कहा कि वो चाहे अमीर हो, गरीब हो या किसी जाति का हो, 70 से ऊपर का होना चाहिए या 70 का होना चाहिए, उसे 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये एक अच्छी योजना थी। समाज और आम लोगों के लिए इससे काफ़ी राहत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा वासियों को बताया कि बीते वर्षों में हरियाणा निवेश और कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में आ चुका है। पहला सवाल जो जहन में उठा प्रधानमंत्री की इस बात पे वो यही था कि फिर पिछले 5 वर्षों में हरियाणा का वो पैसा किसके विकास पर खर्च हुआ। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि कांग्रेस के दौर में विकास का पैसा एक जिले में सीमित रह जाता था। वह पैसा किस किस की जेब में जाता था हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। ये भी बात सही थी। आज जब बात करते हैं कांग्रेस के 10 सालों की, तो साफ समझ में आता है कि उस समय भ्रष्टाचार चरम पे था। ये वो सच है जिसे वाकई हरियाणा का हर आम व्यक्ति जानता है, भुगत चुका है। जबकि भाजपा ने हरियाणा को विकास की धारा में एक समान जोड़ा है, ये उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार हर गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल जीरो करने में जुटी है। ये एक अच्छी बात थी। मेरे कान खड़े हुए और मैंने इसको पूरा सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। इसके लिए केंद्र सरकार हर परिवार को 80,000 की मदद दे रही है। हर परिवार को, सुनिएगा, याद रखिएगा, हर परिवार को 80,000 की मदद। हमने इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसमें 80,000 केंद्र और 30,000 भाजपा की राज्य सरकार हर घर को देगी, अर्थात हर परिवार को 1,10,000 रुपये मिलेंगे। ये उन्होंने घोषणा की या बताया, मैं ये समझ नहीं पाया। अब क्या ये पैसा 1,10,000 हर परिवार के खाते में आएगा? शायद वो ये प्रधानमंत्री बताना भूल गए। उन्होंने कहा कि भाजपा आपकी कमाई बढ़े और आपके पैसे बचें, आपके यानी कि हरियाणा वासियों के, जनता के, इसको प्राथमिकता देती है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि वो कुछ गंभीर बातें उनके सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने हिमाचल का उदाहरण दिया, कहा कि 2 साल पहले कांग्रेस सरकार बनी, इससे वहाँ का हर आम नागरिक आज दुखी है। वहाँ कांग्रेस ने कोई वादा पूरा नहीं किया था जो हिमाचल की जनता से उसने किया था। आज सरकारी कर्मचारियों को हिमाचल में सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। मंत्री और मुख्यमंत्री दिखावे के लिए अपनी सैलरी छोड़ रहे हैं। कोई नई भर्ती युवाओं की नहीं की गई है। स्कूल कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। कांग्रेस ने 1,500 रुपये देने का महिलाओं को जो वायदा किया था, उसका महिलाएं आज भी इंतजार कर रही हैं, 2 साल बाद भी। अच्छी बात है, उन्होंने हरियाणा के चुनावों में हिमाचल का हवाला दिया कि कांग्रेस किस प्रकार झूठ बोल रही है। उन्होंने आगे भी कहा, सुनते रहिए। बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल और दूध आज हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने सब महंगा कर दिया है। ये तो हरियाणा में भी हो गया, 70-75 रुपये लीटर दूध, पेट्रोल 90-95 रुपये हो गया है हरियाणा में भी। हर चीज़ महंगी है, खाने की दाल, सब्जी, प्याज। आज आप देखिए हरियाणा में क्या रेट है। आलू देख लीजिए, दाल, आम दाल जिसको कहते थे कि दाल रोटी खाए प्रभु के गुण गाए, अरे भैया चटनी प्याज के साथ खाना मुश्किल हो गया। हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हिमाचल की नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने हिमाचल का उदाहरण दिया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा में भी इन्होंने 8,000 रुपये खटाखट देने का वादा किया था। लोग उनके झूठे वादों में आकर चुनाव के बाद कांग्रेस के कार्यालय के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। सच्चाई है, कोई झूठ नहीं, मैं भी मानता हूँ। ऐसे ही पूरे देश में झूठे वादे कांग्रेस करती रही है, करती हैं, हर पार्टियाँ करती हैं। हमने अपनी सरकार में हिमाचल में मुफ्त इलाज योजना चलाई, युवाओं को बैंकों से लोन योजना चलाई,
वो आज ठप है। कांग्रेस ने आज हिमाचल की हालत ख़राब कर दी है। कांग्रेस से बड़ी धोखेबाज और बेईमान पार्टी आज कोई नहीं, ये उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। लोग ज़्यादातर मानते भी यही हैं। ये लोग आज पछता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के झूठे वादों पर, कौन लोग, जिन्होंने कांग्रेस के झूठे वादों पर कई राज्यों में इन्हें वोट दिया। किसको? कांग्रेस को। कर्नाटक और तेलंगाना पर भी उन्होंने बोला, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। आज वहाँ हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पे है। हरियाणा को भी इसमें जोड़ूंगा, लेकिन आखिर में जुड़े रहिएगा। अच्छे अच्छे भले राज्यों को कैसे सत्ता के लिए बर्बाद किया जाता है, यह कांग्रेस करके दिखा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टियां भी, अब पिछलग्गू पार्टी या तो इंडी गठबंधन की उनकी पार्टी है, या हरियाणा में आम आदमी पार्टी है, या उनके साथ कुछ पार्टियों का गठबंधन है कांग्रेस के साथ, जो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इनकी हाँ में हाँ मिला रही है। कौन? वो पिछलग्गू पार्टियाँ। चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करना आज इनकी आदत बन चुकी है। भाई, जनता का खजाना जनता के लिए ही होता है। कोई भी सरकार आए, समझदारी से खर्च करे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई, जनता का पैसा टैक्स के रूप में वसूला जाता है। मेरा मानना यह है कि भारत में जितना टैक्स लिया जाता है कई मदों में, एक सुई से लेकर भिखारी को भी नहीं छोड़ा जाता। अगर वो माचिस ले रहा है तो टैक्स दे रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा को बचाने के लिए लोगों को ऐसी पार्टियों को सरकार के पास फटकने नहीं देना चाहिए, नहीं देना है। हरियाणा को बचाने के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ये लोगों को यह करना ही पड़ेगा। कांग्रेस को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को कांग्रेस बड़े बड़े सपने दिखाती है, जबकि झूठ के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में दम है तो तेलंगाना और कर्नाटक में क्यों नहीं किसानों के हित में योजनाएं लागू करती। भाई, कांग्रेस आपको करनी चाहिए। जो आप हरियाणा में बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं, वो आप वहाँ भी बोलिए। आपने हिमाचल में बोला था, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। कर्नाटक में करके दिखाइए, क्यों नहीं करते। इस बात पे प्रधानमंत्री की इस बात के साथ मैं एग्री हूँ। किसान तो किसान है, वह किसी भी राज्य को। एमएसपी को लेकर भी उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर कांग्रेसी हरियाणा में शोर मचाते हैं। हरियाणा देश भर में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। एमएसपी पर खरीद ही नहीं करता, बल्कि भाव का अंतर भी देता है। हरियाणा में एक भावांतर योजना है जो हरियाणा सरकार की है। उसके अंदर अगर कोई भाव का अंतर होता है तो वो भी सरकार देती है। कितना मिलता है ये किसान जानते होंगे। किसानों का बोझ केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया है, ये प्रधानमंत्री ने बोला किसानों के लिए। उन्होंने यूरिया का उदाहरण देते हुए बताया कि जो यूरिया की बोरी 3,000 रुपये में विदेश में बिकती है, वही बोरी सिर्फ 300 रुपये से भी कम में हरियाणा में दी जाती है। उन्हें जोड़ना चाहिए था प्रधानमंत्री को यहाँ कि कांग्रेस के काल में ये कितने की दी जाती थी। बीते 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए जो किसानों के सिर पर बोझ पड़ता था, वो दिल्ली की भाजपा सरकार ने उठाया है ताकि किसान के सर से बोझ कम हो। एक अच्छा पहल है, किसानों के खातों में सीधा पैसा भेज रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अच्छा काम बीजेपी कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, प्रधानमंत्री ने, कि क्या किसानों के खाते में कभी कांग्रेस सरकार ने 1 रुपया भी डाला। अब ये कांग्रेस ही बताएं कि क्या उन्होंने कभी कांग्रेस के किसानों के खाते में कभी, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में तो किसानों के खाते थे नहीं, तो वो 1 रुपया डालती भी कैसे। हाँ, 2-2, 5-5 रुपये के चेक मुझे याद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जरूर जारी हुए थे। किसानों के खातों में आज सीधा पैसा भेजने का काम बीजेपी ने किया है, बिल्कुल ठीक है। 3.25 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में हमने पैसे जमा किए। ये बात प्रधानमंत्री किसानों के लिए कर रहे हैं, उनके फ़ायदों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी कर रहे हैं। किया भी जाना चाहिए, किसान भी हमारे, जबकि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के उनके हाल पर छोड़ा है। कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सूखा पीड़ित किसानों की कोई मदद नहीं की। ये एक तरफा ना लगता अगर प्रधानमंत्री ये बताते कि भाजपा शासित राज्यों में पिछले 10 सालों में कितने किसानों ने आत्महत्या की और कांग्रेस के शासन पिछले 10 सालों के शासन में कितने किसानों ने आत्महत्या की थी, तब कोई बात बनती, लगभग बराबरी पे आती। ये एक तरह का आरोप था जिसका मैं ना तो खंडन करूंगा और ना उसके साथ जाऊंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि सरकारी कर्मचारियों को इसके नाम पर बरगलाया गया। बात सही है। 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में ये एक तरह की इन्होंने
एक्स ग्रेसिया ख़त्म किया था और उसके द्वारा ही उन्होंने कहा था पेंशन तो ख़त्म नहीं की थी, लेकिन या तो एक तरह से उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था कि या तो आप पेंशन ले लीजिए या फिर आप एक मुश्त पैसा ले लीजिए। और एक्स ग्रेसिया के तहत परिवारों को मिलने वाली जो नौकरी थी वो उन्होंने ख़त्म की थी। जबकि भाजपा ने नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के हितों के लिए एक निश्चित पेंशन स्कीम लाई है। हमने पूर्व फौजियों के लिए, उन्होंने फौजियों के लिए बोला, पूर्व फौजियों के लिए 1 रैंक एंड 1 पेंशन, बहुत पुरानी मांग थी पूर्व फौजियों की, जबकि कांग्रेस ने अनेक दशकों तक इसे लटकाए रखा। बात भी ठीक है, बहुत दबाव में उसने अपने कुछ कार्यकाल के लास्ट दिनों में 500 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि भाजपा सरकार ने ना केवल इसको पास किया और काफ़ी कुछ दे दिया और लगातार दिया जा रहा है इस पर। इसका तीसरा रिवीजन भी कर दिया, प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि उन्होंने इसका तीसरा रिवीजन भी कर दिया 1 रैंक 1 पेंशन का। इस अक्टूबर से, यानी कि जो आने वाला अक्टूबर है, पूर्व फौजियों को इसका लाभ मिलने लग जाएगा, यानी कि जो उनको बढ़ा हुआ जो रिवाइज्ड पेंशन होगी वो मिलने लगेगी। जाहिर सी बात है, बढ़ी हुई होगी। पूर्व फौजियों को बधाई। जम्मू और कश्मीर के चुनाव पर भी उन्होंने कांग्रेस नीति पर हमला बोला। मैं प्रधानमंत्री का जम्मू और कश्मीर के चुनाव को इस पे पहले ही हक में उनको, और मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बोलना भी चाहिए और वो उसके हकदार भी हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है। उन्होंने कहा JNK में भी चुनाव हो रहा है, वहाँ कांग्रेस 370 बहाल करने की पैरवी करने वाली पार्टी को समर्थन कर रही है। 370 धारा 370 का समर्थन करके कांग्रेस वहाँ अलगाव और आतंक को वापस लाना चाहती है। पहले वाली स्थिति नहीं रही, पत्थरबाज नहीं रहे, लेकिन अब आतंकवादी अभी भी रुके नहीं हैं और गाहे बगाए वहाँ होते रहता है। कांग्रेस वह कालखंड जिसके कारण हरियाणा की माताओं को, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, जम्मू और कश्मीर को लेकर हरियाणा की माताओं को अपनी संतानें गंवानी पड़ी, वापस लाकर धारा 370 हरियाणा की माताओं से उनकी संतानें दोबारा छीनना चाहती है कांग्रेस। ये एक बड़ा हमला था जो प्रधानमंत्री ने सीधा कांग्रेस पे बोला। जम्मू एंड कश्मीर में जो इसके अलायंस है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उसके साथ कांग्रेस लड़ रही है, मिलकर लड़ रही है कुछ सीटों पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस या फारूक अब्दुल्ला मांग नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम धारा 370-35 से वापस लाएंगे और पुरानी स्थिति जम्मू एंड कश्मीर में बहाल करेंगे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण पर बोलते हुए कहा कि इनका कांग्रेस का सबसे बड़ा लक्ष्य तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण जाहिर सी बात है, कांग्रेस पे महात्मा गांधी के समय से, नेहरू के समय से लगते रहे हैं। राजीव गांधी थे और फिर कांग्रेस सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण सबको याद है कि तुष्टीकरण कांग्रेस का सबसे बड़ा लक्ष्य है वोट बैंक के लिए। कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने आज गणपति को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। सारा देश जब गणेश उत्सव मना रहा है, उदाहरण दिया उन्होंने तुष्टीकरण का, जो वर्तमान में हो रहा है कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है। जब सारा देश गणेश उत्सव मना रहा है तो कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और प्रधानमंत्री का ये जो हमला था कांग्रेस के ऊपर, तुष्टीकरण, उसके तुष्टीकरण के ऊपर, इससे भारत का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो इससे बिल्कुल एग्री करता है, लगभग एग्री करता है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आज कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। इन्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं, हर रोज़ एक नया झूठ बोलते हैं, पकड़े जाने पर भी इन्हें शर्म नहीं आती। कांग्रेस की तरफ से नक्सलवादी विचार थोपा जा रहा है, देश की एकता पर हमला किया जा रहा है। देश की हम एकता पर जब उन्होंने कहा तो उनका सीधा इशारा राहुल गांधी का अमेरिका में दिया गया जो स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी में जो बातें थी वो सामने आने का था कि किस तरह से उन्होंने सिख समुदाय को लेकर और दूसरे समुदाय को लेकर, भाषाओं को लेकर बात की थी कि सिख समुदाय को यहाँ देश में आज़ादी नहीं है और उनको रोका जाता है उनकी अपनी जो परंपराएं हैं उनको पालन करने से, जो कि बिल्कुल झूठ है। भाजपा को बदनाम करने के चक्कर में, देश को बदनाम करने में भी इनको शर्म नहीं आ रही। जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी ऐसी बात करेंगे विदेश में बैठकर तो भारत की बेइज्जती होगी। और ये भी सच है कि उनका टारगेट तो भाजपा होती है, लेकिन उनके टारगेट में भारत बदनाम हो जाता है। भारत की एक जो छवि बनती है वो गलत बनती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पे सबसे बड़ा हमला जो बोला वो इस रैली में ये था कि भारत में आज सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है।
ये कांग्रेस परिवार पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि ये सत्ता में आए तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये भी राहुल गांधी ने अभी अमेरिका में बात की थी, जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आरक्षण के मुद्दे पर, तो उन्होंने कि कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो इसको ख़त्म कर देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने चुनावी एक सभा के तौर पर इसका हमले के तौर पर इसको ख़त्म किया। हालांकि ये मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, मैं इसको राहुल गांधी के साथ सहमत हूँ कि जब समय आएगा तो ख़त्म करा जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने संविधान की प्रतियां लहराई थी, संविधान एक किताब के रूप में लहराया था और बोला था, झूठ बोला था कि हम ये भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि उन्होंने कहीं कभी ऐसा नहीं कहा था। मोदी ने नेहरू का भी उदाहरण देते हुए कहा कि नेहरू ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। ये सच है, मुख्यमंत्रियों को नेहरू ने वाकई पत्र लिखा था। ये पढ़ा हुआ है, आप गूगल करेंगे तो वो पत्र भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो मुख्यमंत्री का एक पत्र, नेहरू का एक संकलन है जिसमें पत्रों का, उसमें मिल जाएगा कि अगर आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे, ये नेहरू कह रहे हैं अपने पत्र में जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा था, प्रधानमंत्री बता रहे हैं, तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। आरक्षण पाने वाले आरक्षण वाले अगर नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी मंडल आयोग पर कोई काम नहीं किया और उसकी रिपोर्ट को दबा कर रखा। राजीव गांधी ने तो आरक्षण का जबरदस्त विरोध किया, ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। SC ST OBC समाज का अपमान किया था। एक बार राजीव गांधी ने कहा था, शायद किसी इंटरव्यू में कहा था कि कैसे, या मैंने पढ़ा था, वो ठीक बात है कि उन्होंने कहा था कि बुद्धू लोग होते हैं जो आरक्षण का सहारा लेते हैं। कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर उतार हुआ। ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कह रहे हैं, लेकिन जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब के आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा। ये मोदी ने हरियाणा की इस रैली से पूरे दलित समाज को, OBC समाज को, देश के एक मैसेज देने का काम किया और ये घोषणा की है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब के आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं दूंगा। यह मोदी की गारंटी है। मोदी ने यह गारंटी देकर जो पिछला एक मोदी एंटी आरक्षण है उसको बिल्कुल साफ कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है। यह दूसरा हमला था जो उन्होंने सीधा 10 साल सरकार चला चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे किया था। उन्होंने कहा कि बताया कि हरियाणा में जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने 2005 गुहाना कांड, 2010 में मिर्चपुर कांड, 2012 में भगाना कांड और 2014 में दलित बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, जो उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, उसे बताते हुए कहा कि दलित समाज इसे भूल नहीं सकता। एक तरह से ये बात बोलकर ये जो घटनाएं हैं जो 10 साल के कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हुई, उन्होंने दलितों के जख्मों को कुरेद दिया है, याद दिला दिया है। इसका असर क्या होगा यह तो समय बताएगा। उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, उनके दिल्ली के शाही परिवार के मुंह पर ताले लग गए थे। इस पूरी जब घटनाक्रम हुआ तो दिल्ली का शाही परिवार यानी कि सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा के मुंह पर ताले लगे। उन्होंने उनको याद दिलाया कि जब बीजेपी शासित परिवारों में इस तरह से शासित सरकारों में ऐसे कोई कुछ होते हैं तो ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा कांग्रेस इसको बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं कि देखिए पूरे देश में दलितों के साथ भाजपा के राज में क्या हो रहा है। लेकिन जब इनके अपने राज में 10 साल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई दलितों के साथ तो कुछ नहीं बोले थे। ये याद दिलाने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने और इसका मुझे लगता है कि दलित समाज में कुछ इफेक्ट तो जाएगा ही जाएगा। भाजपा सरकार पूरी ईमानदारी से सेवा में जुटी हुई है। अब वो बात कर रहे हैं अपनी केंद्र सरकार की और हरियाणा की भाजपा सरकार की। इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे और इस पूरी बात का विश्लेषण इसमें शामिल हो जाएगा। जबकि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार ही संस्कार बन गए थे। जाहिर सी बात है 10 साल बिल्कुल भ्रष्टाचार थे, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ज़मीनों का मुद्दा हो, 2G घोटाला हो, कोल घोटाला हो। लेकिन कोल घोटाले में तो नवीन जिंदल का भी नाम आया था जो इनके साथ बैठे हुए थे और कांग्रेस के वो उस समय के शायद सांसद थे या मंत्री थे और आज भाजपा में है और भाजपा के सांसद हैं। इसका अब कितना हरियाणा की जनता पे प्रभाव पड़ेगा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रभाव इस बात का कोई पड़ेगा।
उन्होंने कुछ कहा था, हाँ, हरियाणा भाजपा पूरी ईमानदारी से सेवा में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार ही संस्कार है। इसका नुकसान हरियाणा के युवाओं को उनका, अब वो इस भ्रष्टाचार को आगे ले जा रहे हैं, युवाओं से जोड़ रहे हैं। उनकी सरकार में खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी, सच्चाई है, इसको झुठलाना गलत होगा। जबकि भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता से 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, जबकि कांग्रेस ने नायब सैनिक, जो अब उन्होंने आचार संहिता लगने के बाद 25,000 की नई नियुक्तियों की घोषणा की थी, उसकी रोक लगाने के लिए कांग्रेस चुनाव आयोग के पास गई और उस पर रोक भी लगवाई। अब तो इस तरह की बातें तो होती हैं। अब जाहिर सी बात है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अगर आप घोषणा कर रहे हैं, दूसरी पार्टी क्यों चाहेगी कि आप उसका लें? आपके पास उससे आगे समय था 6 महीने, आप 56 दिन तो आप गिनाते ही हैं, 126 तो आप ये भी एक गिना सकते थे, लेकिन और आपने गिनाने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जब तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी तो इसी अपने पूरे जो वादा है 25,000 का, इसी से वो आगे मतलब काम शुरू करेगी। अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने ना केवल कांग्रेस पर हमलावर रहे, बल्कि ये कहना मुझे सही लगता है कि हावी नजर आए। लेकिन मूल प्रश्न यहाँ ये है कि पिछले 5 साल, जिसमें नायब सैनिक के भी 6 महीने हैं, प्रदेश की जनता पिछले 5 साल, हालांकि 10 साल हो गए हैं, मैं उससे पिछले 5 साल छोड़ रहा हूँ क्योंकि काम होते हुए दिखे। अब जो ये पिछले 5 साल हैं और नायब सैनिक के मुख्यमंत्री काल के भी 6 महीने हैं, प्रदेश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी तरह तरस रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनोहर लाल खट्टर का जो लाया पारदर्शिता का पोर्टल मॉडल जो है, प्रदेश की जनता के लिए जेब काटने का सबसे बड़ा मॉडल साबित हुआ है। इसको भूलना नहीं चाहिए और प्रदेश की जनता इससे त्रस्त है। और इस पे प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की, ना इस पर कोई इशारा किया कि वो इसके लिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे, या भ्रष्टाचार से के ऊपर उनका क्या रुख रहने वाला है। हाँ, लेकिन इसमें देखता रहा हूँ कि एक जो हर सरकार रहती है कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात जरूर करती है, लोगों को दिखाने के लिए अधिकारी कर्मचारी पकड़े जाते हैं, लेकिन कभी आज तक किसी सरकार ने वो कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया कि इतने अधिकारी या कर्मचारी जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, कितनों ने नौकरियां ज्वाइन करी और कितने घर बिठा दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए। तो मैं इसके ऊपर, जनता भी इन बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके सोच के ऊपर, वो इन बातों में मानती है कि सरकारें इन बातों में सबके साथ हैं। इस मॉडल ने जो मैंने अभी बताया पोर्टल का मॉडल था, प्रदेश की जनता को सिर्फ परेशान ही नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी पर भी सवालिया निशान लगाई हैं। अधिकारियों के समानांतर इस पोर्टल मॉडल ने एक नई तरह की दलाल व्यवस्था को भी जन्म दी है। सवाल जनमानस के मन में ये भी है कि विकास के इस मॉडल ने भ्रष्टाचार को नई ऊंचाई तो दी, लेकिन विकास को जन्म नहीं दे पाया है। मोदी कांग्रेस पर 1000 हमले बोले, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता अब अपने मन की बात करना और सुनना चाहती है। 10 साल प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने मन की बात करते रहे, जनता सुनती रही, तालियां बजाती रही और उसे लगता रहा कि कुछ अच्छा होगा और उस पर विश्वास भी करते रहे, जिसके बारे में वो हरियाणा वासियों से एक शब्द नहीं बोले। पूरे अपने भाषण के दौरान जो उन्होंने रैली में बोला, एक शब्द भी भ्रष्टाचार हरियाणा में जो पिछले 5 साल में महंगाई से त्रस्त है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। मोदी जी ने अपने इसी भाषण में कहा था कि हरियाणा की जनता उसी की सरकार प्रदेश में चुनती है जिसकी सरकार दिल्ली में हो। यह उन्होंने कुरुक्षेत्र के वर्तमान भाजपा सांसद और पूर्व कांग्रेसी नवीन जिंदल की बात पर कहा था। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों द्वारा दिल्ली या प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई चिट्ठी को शायद मोदी पढ़ नहीं पाए, वरना ये उदाहरण देकर वो अस्वस्थ मुझे तो नज़र नहीं आते। उन्हीं के शब्दों में कहूँ कि हरियाणा के लोगों ने एक बार जो वादा कर दिया वो कर दिया। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।